नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन की 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आते हैं आपके लिए, और वह श्रृंखला बहुत सारे आयोगों, बहुत सारी परीक्षा कराने वाली संस्थाओं के पाठ्यक्रम को देख करके तैयार की गई है। और कुछ स्वास्थ्य कारणों से पिछले 1-2 दिन हम आपके समक्ष नहीं आ पाए, और अब प्रयास रहेगा कि निरंतर हम और आप मिल करके सामान्य अध्ययन की विशेष श्रृंखला पर काम करेंगे। जैसा कि आपको बताया भी गया है पूर्व के वीडियो में कि यह जो श्रृंखला हमारी है, यह आगामी परीक्षाओं को देख करके बनाई गई है। बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, रामलला पर विदेश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी यहां पर लगा हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं: अमेरिका, नेपाल, लाओस और मॉरिशस। इस प्रश्न का सही जवाब है हाँ, 4 विकल्प यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा लाओस। लाओस में रामलला पर पहली बार डाक टिकट जारी किया गया है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एक स्थलबद्ध देश है। यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि लाओस कहां पर, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, किस महाद्वीप में स्थित है। तो हमारा प्रयास रहता है कि सही विकल्प के साथ साथ भी आपको बहुत सारी चीजें दी जाएं, जिससे कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके प्रति आप सभी का लगाव बढ़ रहा है। निरंतर आप सभी के सकारात्मक सुझाव आ रहे हैं, और मैं प्रयास करूंगा कुछ और भी और एक्स्ट्रा चीजें आपको बताने के लिए। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एक स्थलबद्ध देश है। यह भी आपको याद रखना है कि यह स्थलबद्ध देश है। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना वियंतियाने। यहाँ की जो राजधानी है, राजधानी वियंतियाने, याद रखना है वियंतियाने यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और जो हमारे बचे हुए विकल्प हैं, इन पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। अमेरिका, अमेरिका का तात्पर्य यहां पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहां की राजधानी भी हम लोग जान लेंगे, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। यह भी याद रखना है, ये अमेरिका की राजधानी है। नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। यहाँ की राजधानी हो जाएगी काठमांडू, काठमांडू। और मॉरिशस एक बहुत छोटा द्वीपीय देश है। यहाँ की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस। यह भी आपको याद रखना है। मैं एक बार पुनः दोहराऊंगा इस प्रश्न को। रामलला पर विदेश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। किस देश में जारी किया गया? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए थे: अमेरिका, नेपाल, लाओस और मॉरिशस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया लाओस। अब हमने कुछ चीजें इसमें जोड़ दी हैं। लाओस एक स्थलबद्ध देश है दक्षिण पूर्व एशिया का, और जिसकी राजधानी है वियंतियाने। ये भी आपको याद रखना है, लाओस की राजधानी वियंतियाने है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में जहां से राजधानी पूछ ली जाती है, सूची दी जाती है, उसका मिलान करने को कहा जाता है आपसे, तो वहां पर यह प्रश्न हमारा जो है बहुपयोगी सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आज की श्रृंखला का, उत्तर प्रदेश के किस नगर में बहू बेगम का मकबरा स्थित है? यह प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष से लिया गया है, स्थापत्य कला से लिया गया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं: अयोध्या, आगरा, बदायूं और जौनपुर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा स्थित है। अयोध्या जनपद के नाम से हम लोग जानते हैं, और भगवान राम की जन्मस्थली भी है, सरयू नदी के तट पर स्थित भी है, यह भी याद रखना है। और अयोध्या पहले फैजाबाद जनपद में हुआ करता था। फैजाबाद जनपद का नाम था फैजाबाद, अब इसका नाम कर दिया गया है अयोध्या। अयोध्या जनपद का नाम कर दिया गया है। और इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना है नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह भी आपको याद रखना है। आगरा की खास बात क्या है, ऐसा क्या है जो परीक्षा के लिए जरूरी है? आगरा की स्थापना
सन 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने करवाई थी। सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। बदायूं, बदायूं क्यों जरूरी है, बदायूं से क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो बदायूं से होकर के भारत की सबसे लंबी नदी गंगा प्रवाहित होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है जो हमारा अंतिम विकल्प है इस प्रश्न का, जौनपुर। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, पहला तथ्य तो ये हो गया। दूसरा, इसे कहा जाता है पूर्व का सिराज, इसे कहा जाता है पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद, ये भी जौनपुर को कहा जाता है। एक बार मैं दोहराऊंगा विकल्पों को, अयोध्या, आगरा, बदायूं और जौनपुर। तो अयोध्या अब फैजाबाद जनपद में है और इसका जनपद का नाम फैजाबाद से अयोध्या कर दिया गया है। नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। बदायूं गंगा नदी यहां से होकर के प्रवाहित होती है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है और इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारी श्रृंखला का, वर्तमान समय तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? वर्तमान समय जहां आज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये प्रश्न पूछा गया आपसे। विकल्प के तौर पर यहां पर दिया गया 1, 3, 5 और 2, 1, 3, 5 और 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2। अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रह चुकी हैं। कौन कौन है वो 2 महिला मुख्यमंत्री? तो पहली महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी जी, याद रखना आपको, सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जाती है। दूसरी मुख्यमंत्री रही है मायावती जी, मायावती जी दूसरी मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, यह भी आपको याद रखना है। दोनों के नाम भी हमने यहां पर लिख दिए हैं, सुचेता कृपलानी जी और मायावती जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? एक प्रश्न पुरस्कार से भी पूछा जाता है, तो हमारी टीम का प्रयास रहता है कि सामान्य अध्ययन, जैसा कि मैंने अभी बोला भी है पूर्व में कि सामान्य अध्ययन के बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा गया है, बहुत सारे प्रश्न पत्रों को देख करके ये सीरीज तैयार की जाती है। तो वर्ष 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और शांति, 4 विकल्प यहाँ पर हैं। इसका क्रम है चिकित्सा, रसायन, शांति और भौतिकी। तो सीवी रमन को जो पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, वो भौतिकी में मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में इनको अभूतपूर्व योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, बचे हुए विकल्पों पर चर्चा करें, तो भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को यह पुरस्कार मिला था। रसायन की अगर हम बात करें तो रसायन के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्ण, आर वेंकट रमन, ठीक है, याद रखना है। रसायन के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्णन इनको मिला हुआ है नोबेल। शांति की अगर हम बात करें तो मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे, फाउंडर है, और मलाला यूसुफजई के साथ इनको संयुक्त रूप से वर्ष 2014 में शांति का नोबेल मिला हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। भौतिकी का जैसा कि प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी में नोबेल मिला और एस चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में भौतिकी का नोबेल भी दिया गया। याद रखना नाम, एस चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में भौतिकी का नोबेल मिला हुआ है, जिन्होंने ब्लैक होल के सिद्धांत पर काम किया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जो आज की श्रृंखला का, किस माह की 24 तारीख को
विश्व पोलियो उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर तारीख दी हुई है और मंथ आपसे पूछा गया है कि कौन सा माह है, तो जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर और मार्च। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है 24 अक्टूबर। अक्टूबर माह की 24 तारीख को विश्व पोलियो उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है और इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग यूएनओ कहते हैं, यूएनओ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बचे हुए विकल्पों पर चर्चा करेंगे। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अंतिम विकल्प है हमारा मार्च। तो 24 मार्च को ऐसा क्या मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, टीबी उन्मूलन दिवस। सही विकल्प के साथ साथ 3 अन्य विकल्पों पर भी चर्चा हो गई। आपसे पूछा जाएगा 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, जो कि आज का प्रश्न था? पोलियो उन्मूलन दिवस। और साथ में आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी उन्मूलन दिवस के तौर पर 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज की श्रृंखला का 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू किस देश की राष्ट्रपति हैं? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, मॉरिशस, फिजी, सेशेल्स, त्रिनाद एवं टोबैको। तो इस प्रश्न का सही जवाब है त्रिनाद एवं टोबैको की राष्ट्रपति जो है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को 18वें प्रवासी दिवस में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया था। याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। यह भी आपको याद रखना है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो याद रखना कि 9 जनवरी वर्ष 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब वर्ष 2025 में इस दिवस का आयोजन कहां किया गया? तो यह भी आपको याद रखना है भुवनेश्वर में किया गया। कहां किया गया? भुवनेश्वर कहाँ है? तो भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। भुवनेश्वर जो है भारत के राज्य ओडिशा की राजधानी, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बचे हुए विकल्पों पर चर्चा करना चाहेंगे। तो हमारे सामने जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इनकी हम राजधानी जानेंगे क्या है, मॉरिशस की राजधानी क्या है, फिजी की राजधानी क्या है, सेशेल्स की क्या है और त्रिनाद एवं टोबैको की राजधानी क्या है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, ये भी याद रखना आपको। सेशेल्स की राजधानी क्या है? तो सेशेल्स की राजधानी हो जाएगी विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी हो जाएगी विक्टोरिया। और फिजी की राजधानी हो जाएगी सुवा। फिजी की राजधानी हो जाएगी सुवा, ये भी आपको याद रखना है। और मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस, ये भी आपको याद रखना है।
मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस। हमारा जो आज का प्रश्न था जिसका सही जवाब है त्रिनाद एवं टोबैको की राष्ट्रपति महोदय आई थी, तो त्रिनाद एवं टोबैको की राजधानी हो जाएगी पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन। ये भी आपको याद रखना है, पोर्ट ऑफ स्पेन। एक बार पुनः हम चर्चा करेंगे 18वें प्रवासी दिवस का जो आयोजन वो कहाँ किया गया, तो आप बताएंगे भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। कब किया जाता है प्रवासी दिवस का आयोजन, तो 9 जनवरी को किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, स्वदेश वापसी उनकी हुई थी, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और प्रवासी दिवस जो हमारा 18वां था, इसकी मुख्य अतिथि कौन थे, क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, वो किस देश की राष्ट्रपति हैं, तो त्रिनाद एवं टोबैको की राष्ट्रपति हैं। अब बचे विकल्पों पर चर्चा करेंगे, तो मॉरिशस की राजधानी क्या, पोर्ट लुइस है। फिजी की राजधानी क्या है, सुवा है। और सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। और त्रिनाद एवं टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों की कितनी श्रेणियां रखी गई हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें शारीरिक या मानसिक विकार होता है, तो उनके लिए पहले हम लोग शब्द प्रयोग करते थे विकलांग। प्रधानमंत्री महोदय ने उनके लिए एक नया शब्द दिया है दिव्यांगजन। तो दिव्यांगजनों की या निःशक्त जनों की कितनी श्रेणियां है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है 11, 15, 21 और 20। तो वर्तमान समय को अगर हम देखें, इस अधिनियम को देखें, अगर निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 जैसा कि प्रश्न में पूछा गया आपसे, इसके तहत वर्तमान समय में कितनी श्रेणी रखी गई है, 11, 15, 21 और 20। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 21। 21 श्रेणियां रखी गई है निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। ये सवाल इंडियन पॉलिटी से लिया गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये याद रखना है, इसमें कौन शामिल नहीं है। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि एक प्रश्न हम ऐसा आपके लिए जरूर लेकर के आए जिसमें नहीं है दिया हो, और यहां पर गलती होने की संभावना एग्जाम हॉल में बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में लगातार आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर हमें प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है, और ये जरूर देख लेना है कि नहीं पूछा गया है या हाँ पूछा गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब 4 विकल्पों पर चर्चा होगी, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपाध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसमें कौन शामिल नहीं होता है, तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते। इस प्रश्न का सही जवाब हो गया उपराष्ट्रपति। अब कौन कौन शामिल होता है ये भी जान लेंगे और बचे हुए 3 विकल्पों पर चर्चा तो हम करते आ ही रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया। इसका जो गठन है वर्ष 1993 में किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। उस समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। और यहां पर देखो दिया हुआ है सिफारिश की जाती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी की जाती है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको जवाब देना है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अब इस समिति की अध्यक्षता कौन करता है, जो समिति बनती है नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। अब इस समिति में शामिल कौन कौन होता है, तो इस समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, जिनकी अध्यक्षता में समिति बनती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नंबर 3 में लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर पोजीशन। 5 नंबर पर कौन आएगा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता,
विपक्ष के नेता। और 6 नंबर पर कौन आएगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष। इन सबको मिलकर के एक समिति बनेगी और इस समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसका वर्णन भारत के संविधान में कहीं नहीं किया गया है और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी, वो सिफारिश करेगी राष्ट्रपति महोदय से और उस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। कौन कौन उस समिति में शामिल होगा? तो प्रधानमंत्री महोदय शामिल होंगे, गृह मंत्री महोदय शामिल होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय शामिल होंगे और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे और राज्यसभा के उपाध्यक्ष शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वर्ष 2013 में कितने उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? वर्ष 2013 में कितने उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए, 3, 2, 5 और 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3। वर्ष 2013 में भारत में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर 7 राज्यों के समूह को 7 सिस्टर भी बोला जाता है। तो वहां के 3 राज्यों में उच्च न्यायालय वर्ष 2013 में स्थापित किए गए थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, ये भी याद रखना है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। उच्च न्यायालयों की संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो आपको याद रखना है संसद के पास है। उच्च न्यायालयों को घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। वर्ष 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो कि आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, आगे रिक्त स्थान दिया है, को लागू किया गया था। यहां पर 4 वर्ष दिए हुए हैं, वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016 और वर्ष 2017। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 2017 में 1 जुलाई की तारीख को भारत में जीएसटी नाम का कानून लागू किया गया था, जो कि इस समय बहुत चर्चा में है। उसकी दरें अभी सरकार के द्वारा घटाई भी गई हैं। तो वर्ष 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी नामक कानून लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, वस्तु एवं सेवा कर। हमारी आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। आपके जो सुझाव है उन पर हमारी पूरी टीम नजर बनाए हुए है। धन्यवाद।